Okay, good morning students. Today we will discuss about the next entirely new topic. ठीक है, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो entirely new topic है. क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने जो डिस्कस किया था that was the related to the radiation as a particle. यानी कि जो हमारी रेडिएशंस होती है वो पार्टिकल की तरह शो होती है. ठीक है, तो उसके लिए हमने कुछ एक फिनोमेनस को देखा था, कोरिलेटिव इफेक्ट को देखा था, आइंस्टाइन ने उसके रिलेटेड इक्वेशन बनाई थी. ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस किया था हम लोगों ने और उसमें हमने ये जनरलाइजेशंस बनाई थी क्या कि जो रेडिएशंस होती है, जो रेडिएशंस लाइट होती है दैट विल आल्सो एक्ट एज ए पार्टिकल, यानी वो पार्टिकल के नेचर की भी शो कर रही है. क्योंकि कुछ एक फिनोमेना हमारे ऐसे हैं जो पार्टिकल की नेचर की तरह काम कर रहे हैं, जबकि कुछ एक फिनोमेना ऐसे हैं जो वेव की तरह नेचर की तरह काम कर रहे हैं. तो आज आप देखेंगे कि वेव नेचर ऑफ द मैटर. अब इसमें ये बोला गया है कि जो आपका मैटर है उसके पास भी एक वेव नेचर हो सकती है. ठीक है, कैसे? क्योंकि हम लोगों ने रेडिएशंस के बारे में स्टडी किया, तो रेडिएशंस के हमारे पास दो तरह की देखने को मिली प्रॉपर्टीज. ठीक है, तो क्या थी? पहली आ गई हमारे पास वेव नेचर ऑफ द मैटर. जब हमने वेव नेचर ऑफ मैटर्स के बारे में देखा तो हमारे पास ये जो फिनोमेना थे, ठीक है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, ये सारे फिनोमेना जो है वो वेव पार्टिकल वेव नेचर ऑफ द रेडिएशन के ऊपर काम कर रहे थे. ठीक है, यानी कि जब हम रेडिएशन को एज ए वेव की तरह कंसीडर करेंगे तो दीस फिनोमेना कैन बी सॉल्व वेरी इजीली. उनको हम इजीली डिफाइन कर पा रहे थे. ठीक है, जबकि पार्टिकल नेचर ले रहे थे तो उसको हम डिफाइन नहीं कर पा रहे थे. तो यहाँ भी ये शो कर रहा है कि वेव की जो रेडिएशन की जो नेचर होगी वो कैसी होगी? वेव नेचर होगी. इसी तरह से कुछ एक फिनोमेना हमारे लाइक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट एंड एक्स-रेज, ये कुछ एक फिनोमेना ऐसे हैं हमारे जब हम इसको वेव की तरह कंसीडर करेंगे रेडिएशंस को तो ये हमारे पास प्रूव नहीं हो पा रहे थे. जबकि जब मैंने इसको क्या किया, पर रेडिएशंस को किसकी तरह कंसीडर किया? पार्टिकल की तरह. यानी कि जब रेडिएशन को हम पार्टिकल नेचर की मानते हैं तो हम इन सारे के सारे फिनोमेना को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए. ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकाला गया कि जो रेडिएशंस होती है, रेडिएशन जो होगी, कोई भी इनकमिंग रेडिएशन जो होगी that will consist of that two kind of the nature. कौन सी होगी वो नेचर? One is the wave nature and another one is the particle nature. क्या क्या नेचर होगी? एक तो वेव नेचर होगी और दूसरी कौन सी होगी? पार्टिकल नेचर होगी. तो इसी के कंक्लूजन से एक साइंटिस्ट था हमारा, क्या नाम था उसका? डी ब्रॉग्ली साइंटिस्ट था. उसने कंक्लूजन निकाला. क्या कंक्लूजन निकाला? उसने बोला कि जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है, हमारा पूरा यूनिवर्स जो है, ठीक है, यूनिवर्स जो है वो दो चीजों से ही तो बना है. क्या क्या? एक तो बना है वो वेव से, रेडिएशंस की फॉर्म क्या होगा? क्योंकि ये रेडिएशन लिख देते हैं यहाँ पे, रेडिएशंस, या तो फिर वो होगा किस फॉर्म में? मैटर की फॉर्म में होगा. ठीक है, किस फॉर्म में होगा? रेडिएशंस की फॉर्म में होगा या तो वो मैटर की फॉर्म में होगा. ठीक है, तो किसने असम्पशन किया? ये डी ब्रॉग्ली साइंटिस्ट था, उसने बताया कि हमारा यूनिवर्स है दो तरह की इसमें कॉम्बिनेशन करता है. किसकी तरह से? एक तो रेडिएशंस की तरह से और दूसरा वेव के तरह से. यानी कि हमारे यूनिवर्स में दो ही तरह की चीजें अवेलेबल हैं, या तो वो रेडिएशन की फॉर्म में होगा या तो वो वेव मैटर की फॉर्म में होगा. ठीक है, रेडिएशंस की फॉर्म में या तो मैटर की फॉर्म में होगा. तो इसने असम्पशंस किया, तो उसने बोला कि अगर इस रेडिएशंस के पास दो तरह की नेचर है, कौन कौन सी? एक तो वेव नेचर कंटेन कर रहा है और साथ साथ में पार्टिकल नेचर कंटेन कर रहा है. ठीक है, वेव नेचर भी कंटेन कर रहा है तो पार्टिकल नेचर भी कंटेन कर रहा है. तो बोलता पॉसिबिलिटी है जहां पे ये भी हो सकता है कि मैटर भी इन दो चीजों को ही कंटेन करे. यानी जो मैटर होता है उसके पास भी क्या हो? वेव नेचर हो. क्योंकि मैटर खुद तो एक पार्टिकल की तरह है. अगर मैं खुद को ले रहा हूं तो मैं भी तो एक मैटर ही हूं. मैटर की फॉर्म में हो, एनर्जी की फॉर्म में थोड़ा हूं. तो मेरे साथ भी हो सकता है कि वेव एसोसिएटेड हो. ठीक है, क्योंकि मैं एक मटेरियल पार्टिकल हूं तो मेरे साथ भी एक वेव एसोसिएटेड हो सकती है. ठीक है, तो इसलिए इसके पीछे लॉजिक क्या दिया? लॉजिक इसका सिंपल यही था कि जो आपकी नेचर है वो दो तरह से चीजों से बनी हुई है, एक तो रेडिएशन, दूसरा मैटर से बनी हुई है. और साथ साथ में जो नेचर होती है वो क्या करती है? सिमेट्री को पसंद करती है. ठीक है, अगर इसके पास दो नेचर है तो मैटर के पास भी कितनी नेचर होनी चाहिए? दो ही तरह की नेचर होनी चाहिए. ठीक है, तो इन दैट वे ही हैव प्रपोज्ड अ थ्योरी. ठीक है, फिनोमेना इसने बनाया और उस फिनोमेना के अकॉर्डिंग उसने एक
वेवलेंथ के बारे में बताया, ठीक है। ये हो सकता है कि जो मटेरियल पार्टिकल है, मान लेते हैं मटेरियल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स हैं या प्रोटॉन्स हैं, जब ये मूव करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स कोई भी मटेरियल पार्टिकल है, जरूरी नहीं कि वो चार्ज पार्टिकल हो, न्यूट्रल पार्टिकल्स भी होगा कोई भी, ठीक है। तो अगर वो जब मूव कर रहे हैं, क्योंकि इसके पास तो ये पार्टिकल है ही है, ठीक है, पार्टिकल नेचर तो इनके पास ऑलरेडी है, पार्टिकल नेचर तो इनके पास ऑलरेडी है, लेकिन जब वो मूव कर रहे हैं विद अ सर्टेन काइंड ऑफ द वेलोसिटी, तो इट विल आल्सो पोजेसेस द वेव, ये क्या करेंगे, वेव को भी एसोसिएट कर रहे हैं साथ साथ में, ठीक है। तो ये जो वेव हमारे पास इसमें एज्यूम की, इसने डी ब्रोगली ने बताया इसके वेव के बारे में, तो ये जो वेव लेंथ होती है, ठीक है, मतलब जो मटेरियल पार्टिकल जब वो मूव करेगा उसके साथ जो वेव एसोसिएटेड होगी, उसके जो वेव है उसकी वेव लेंथ होगी, उसी वेव लेंथ को हम बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्या बोला जाता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ बोला जाता है। तो ये किसने असम्पशंस किया था, ये हमारे डी ब्रोगली ने असम्पशंस किया था, ठीक है। सिंपल सी इसने बात बताई, क्या बात बताई कि अगर हमारी रेडिएशन जो है दो पार्ट नेचर कंटेन कर रही है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि हमारा मैटर भी दो तरह के नेचर कंटेन करे, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज से बने हैं, क्योंकि हमारा यूनिवर्स जो है वो सारा का सारा या तो मैटर में अवेलेबल होगा या तो रेडिएशंस के अवेलेबल होगा, दो ही तरह की फॉर्म्स में एनर्जी होती है हमारे पास, ठीक है, या तो मैटर में होती है, रेडिएशन भी होती है। अगर मैटर में रेडिएशन दो तरह के नेचर कंटेन कर रहा है, तो मैटर की भी हो सकता है दो तरह के नेचर हो, कि वो उसके पास तो मटेरियल तो है ही, वो अपने अपने, ठीक है, तो साथ साथ में वो वेव को भी एसोसिएट करेगा, ठीक है। और इसी की ही जनरलाइजेशंस को इसने नाम क्या दिया हम लोगों ने, डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्लियर होगी बात ये। तो दिस वन इज कॉल्ड द वेव नेचर ऑफ द मैटर। इसी चीज को हमने क्या बोला, वेव नेचर ऑफ द मैटर, यानी कि मैटर के पास भी एक वेव एसोसिएटेड होती है व्हिच गाइड द मोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रॉन होल्स, किसी भी छोटे पार्टिकल्स का मोशन जो होता है वो उसको कौन गाइड करता है, इसके साथ जो वेव एसोसिएटेड होगी वो ही गाइड करेगी इसको, मोशन को। क्लियर होगी बात ये। अब ये जो इसने प्रेडिक्शंस की, ठीक है, इस प्रेडिक्शन से बड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट हम लोगों को देखने मिले। क्या देखने को मिले कि हमारे जो माइक्रोस्कोप थे वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। कैसे स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि हमारे पास कोई भी मटेरियल पार्टिकल उसके साथ वेव एसोसिएटेड होती है। तो हम लोगों ने क्या किया, इसी प्रॉपर्टीज को स्टडी करके एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में बनाया उसको, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसके प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, वो सिंपल पार्टिकल नेचर को थोड़ा देखता है, वो देखता है जब वो पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके साथ वेव एसोसिएटेड है, वेव एसोसिएटेड है तो हम ऑप्टिक्स में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, हम उसको विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी बेस पर हमारी जो एडवांसमेंट है वो और ज्यादा होगी, इसके लिए माइक्रोस्कोप के लिए। पहले हम सिंपल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप यूज करते थे, लेकिन आजकल जो हम एडवांस माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि आपके जो छोटा सा बाल जो होता है, हेयर जो होगा, उसकी थिकनेस के अबाउट आप अपना नाम लिख सकते हो, उसका नाम पढ़ सकते हो, ठीक है। इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप होता है ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो दिस आर द गाइडेड बाय दिस, इसकी वजह से दिस मैटर वेव नेचर ऑफ द मैटर, इस मैटर की वेव नेचर की वजह से हमें इसके बारे में पता चला। क्लियर होगी बात सभी को, ठीक है। सो दिस वन इज ऑल अबाउट द वेव नेचर ऑफ द मैटर। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन निकालेंगे इसके लिए, डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए। क्योंकि हम डी ब्रोगली के बारे में भी हमने बताया कि डी ब्रोगली ने क्या बताया था कि जो मैटर है उसके पास भी एक वेव नेचर होगी, ठीक है। उस वेव के एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी, उसी वेवलेंथ को हम क्या बोलते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ बोला जाता है। तो डी ब्रोगली ने उस वेवलेंथ को किस तरीके से कैलकुलेट किया, उसके लिए हम एक्सप्रेशन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसने दो तरह के असम्पशंस को फॉलो किया। कौन सी, एक तो क्वांटम थ्योरी ऑफ द फोटोन। अकॉर्डिंग टू द क्वांटम थ्योरी ऑफ द फोटॉन्स, अगर आप लोगों ने लास्ट टाइम वीडियोस देखी होगी, तो क्वांटम थ्योरी ऑफ फोटॉन्स के अकॉर्डिंगली जो एनर्जी होती है फोटॉन्स के पास वो कितनी होती है, दैट इज E = h nu। किसके इक्वल होता है, E = h nu, वेयर h रिप्रेजेंट द प्लैंक कांस्टेंट। इसको क्या रिप्रेजेंट करता है, प्लैंक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, न्यू द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट फोटॉन्स, ठीक है। और दूसरा जो कंजर्वेशन यूज किया आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस का, किसका यूज किया, आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस का रिलेशन यूज किया। क्या होता है वो, mc², ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर 1 एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर 2 हम लोगों ने क्या किया, अब इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे h nu इज इक्वल टू mc स्क्वायर। क्लियर होगी बात ये? सिर्फ h जो आपका फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज इसके इक्विवेलेंट होती है दैट इज nu इनटू लैम्डा। स्पीड ऑफ लाइट जो हमारे पास होती है इसके कॉम्बिनेशन होता है, इसका प्रोडक्ट होता है दैट इज फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ। तो यहां से हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालें, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा। इसकी इक्वल आ जाएगा c अपॉन लैम्डा की इक्वल आ जाता है। तो यहां पे इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो h इनटू c अपॉन लैम्डा विल बी इक्वल टू द m इनटू c स्क्वायर। एक c के साथ एक c कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास यहां पे बचेगा h इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू m इनटू c। लेकिन हमें निकालना क्या है? डी ब्रोगली की वेवलेंथ है, यानी कि डी ब्रोगली के अकॉर्डिंगली जो मैटर वेव है, ये मैटर है कोई भी वो मोशन करेगा, मूव करेगा तो उसके साथ कोई ना कोई वेव एसोसिएटेड होगी, ठीक है? तो उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है तो वेवलेंथ हम ऐसे निकाल लेते हैं। तो वेवलेंथ विल कम आउट टू बी लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mc। so this one is the appropriate expression to calculate the wavelength associated with that of matter। उस मैटर के साथ कितनी वेवलेंथ एसोसिएटेड होगी उसको कैलकुलेट करने का ये हमारे पास फार्मूला बन गया, ठीक है? वेयर h रिप्रेजेंट द प्लैंक कांस्टेंट, m रिप्रेजेंट द मास ऑफ दैट पार्टिकल, ठीक है? c रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ दैट पार्टिकल, ठीक है? यहां पे हम ये किसको अज्यूम करके चले थे? फोटोन को अज्यूम करके चले हुए थे, ठीक है? तो फोटोन की जो स्पीड होती है दैट विल बी इक्वल टू द स्पीड ऑफ द लाइट। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसकी वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लेते हैं अब यहाँ पे अगर फोटोन ना हो तो कोई और मटेरियल पार्टिकल हो, मैं ही अपने आप को कंसीडर कर लेता हूँ। अगर मैं एक सर्टेन वेलोसिटी के साथ चलूंगा, ठीक है, तो मैं अपने आप को रिप्लेस कर लेता हूँ किससे? c को रिप्लेस कर दूंगा किससे? सिंपल v से, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट के साथ तो किसी भी पार्टिकल को मूव करना तो इम्पॉसिबल काम है। मैं चलूंगा तो स्पीड ऑफ लाइट के साथ थोड़ी ना चलूंगा, ठीक है? तो मैं इसको वेवलेंथ जो हम कैलकुलेट कर पाएंगे दैट इज h अपॉन m into v। मैंने c को रिप्लेस कर दिया किसके साथ? v के साथ। दिस वन इज द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द मटेरियल पार्टिकल। किसके साथ? मटेरियल पार्टिकल। मटेरियल पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएटेड होगी दैट विल बी लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m v के इक्विवेलेंट होती है। अब यहां से हमें क्या नॉलेज मिल रहा है? दैट वाज द मेन बेसिक कंक्लूजन। क्या है कंक्लूजन? क्या निकलेंगे इसके? कंक्लूजन, फर्स्ट कंक्लूजन दैट द वेवलेंथ ऑफ द मटेरियल पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ दैट पार्टिकल। जितना ज्यादा मास होगा उतनी ही कम इसकी वेवलेंथ होगी। क्लियर होगी बात ये, ठीक है? यानी कि कोई ऑब्जेक्ट जब चलेगा तो उसका वेव जो है वो बड़ी ज्यादा छोटी हो जाएगी। अगर इसका मास जो है वो बड़ा ज्यादा होगा तो उसकी वेवलेंथ तो लेनी छोटी हो जाएगी। अगर मैं अपने आप को कंसीडर करता हूँ, एक छोटे से इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करता हूँ, तो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में मेरी वेवलेंथ क्या होगी? छोटी हो जाएगी, क्योंकि मेरा मास क्या है? ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी इसमें? स्मॉलर हो जाएगी। तो वेवलेंथ जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? मास ऑफ दैट मटेरियल पार्टिकल। कितना ज्यादा मास है उस मटेरियल पार्टिकल का, ठीक है? और कितनी वेवलेंथ उसके साथ एसोसिएटेड होगी। सेकंड कंक्लूजन में वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट? वेलोसिटी। जो ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा फास्ट चलेगा उसकी वेवलेंथ उतनी ही स्मॉलर होगी, ठीक है? अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है फास्ट मूव कर रहा है तो उसकी वेवलेंथ क्या होती जाएगी? स्मॉलर होती चली जाएगी इन कंपैरिजन टू अगर कोई ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ही मान लेता हूं, ठीक है? मान लो ये मटेरियल पार्टिकल है, ये रेस्ट में है। कैसा मान लिया मैंने इसको? रेस्ट में मान लिया। तो इसकी वेवलेंथ किसको अप्रोच कर देगी? यार रेस्ट में जो वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। इसका मतलब क्यों? 1/0 इज इक्वल टू द इनफिनिटी। तो वेवलेंथ किसको अप्रोच करेगी? इनफाइनाइट को अप्रोच कर जाएगी। इतनी ज्यादा वेवलेंथ होगी कि उसको हम मेजर ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो रेस्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी हम कभी भी वेवलेंथ को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है? अगर मैं रेस्ट में खड़ा हूं तो मेरी वेवलेंथ इतनी ज्यादा इनफाइनाइट है कि उसको मैं कैलकुलेट ही नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं सर्टेन वेलोसिटी के साथ अगर मूव करूंगा तो मैं उसको कैलकुलेट कर सकता हूं, ठीक है? क्योंकि मेरा अपना एक पर्टिकुलर मास है, मेरा अपनी पर्टिकुलर वेलोसिटी है, उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी वेवलेंथ जो वो कैलकुलेट कर सकता हूं क्योंकि मेरे साथ भी एक वेवलेंथ एसोसिएटेड होगी, ठीक है? दूसरी तरह से दिस वन द टू कंक्लूजन ऑफ दिस वेवलेंथ, ठीक है? सॉरी तो डिस्टर्बेंस आ गई थी। अच्छा देखो यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास आती है। थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी आती है? पहली प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की मास के बारे में। जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा बड़ा होगा उसकी वेवलेंथ उतनी
ज्यादा छोटी हो जाएगी। जिसकी ऑब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा बड़ी होगी, वेवलेंथ उतनी ज्यादा करेगी, छोटी हो जाएगी, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ही आ जाता है तो वेवलेंथ इतनी ज्यादा इनफाइनाइट होगी, उसको हम कभी नहीं जल्दी कर सकते। थर्ड प्रॉपर्टी आती है हमारे पास कि जो इसकी आपका जो वेव होगी किसके साथ, मैटर के साथ जो वेव एसोसिएटेड होगी, दैट इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होगी, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तो प्रॉपर्टी है कि वो कहीं से भी पास कर जाती है, द वैक्यूम नेवर, ठीक है। बट these can be produced only with the help of the charged particle। लास्ट टाइम आप लोगों ने वीडियोस में देखा होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हम जनरेट करते हैं दैट विद द हेल्प ऑफ द, इसकी हेल्प से होता है, एक चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाते हैं, तभी हमारे पास ये वेव जो है वो प्रोड्यूस होती है। जबकि मैटर वेव जो है, डी ब्रोगली वेव जो है, this is associated with the all kind of the particle, either it is the charge or neutral, ठीक है। किसी भी तरह की चार्ज होगी, डी ब्रोगली वेव जो होगी, डी ब्रोगली वेव जो होगी that will be associated with the charged particle, या तो चार्ज पार्टिकल के साथ भी होगी और न्यूट्रल पार्टिकल के साथ भी एसोसिएटेड होगी, ठीक है। तो इसमें कोई ये नहीं होती है, दो राय नहीं होगी यहाँ पे कि ये सिर्फ चार्ज पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड होगी। तो लाइक डी ब्रोगली वेव जो होगी वो चार्ज पार्टिकल के साथ भी एसोसिएटेड होगी एज वेल एज द न्यूट्रल पार्टिकल के साथ भी एसोसिएटेड होगी। दैट्स व्हाई इट इज नॉट कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसको हम सिंपल क्या बोलते हैं, मैटर वेव का नाम देते हैं। इसको क्या बोला जाता है, इसको मैटर वेव, यानी कि जो मैटर के साथ एसोसिएटेड होगी वेव, उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर वेव बोला जाता है। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी में हम डिस्कस करेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या आएगा हमारे पास, फोर्थ प्रॉपर्टी में बताया गया है कि मान लो कि कोई आपका मटेरियल पार्टिकल है कंपैरेबल टू द, मूव करता है किसके, स्पीड ऑफ द लाइट, तो हम उसका वेवलेंथ किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोगों को पता है वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज h अपॉन mv, यही होता है। तो जब वो मूव करेगा विद द कंपैरेबल स्पीड ऑफ द लाइट, तो उसके लिए आपके पास एक कांस्टेंट का मास एंड इक्विवेलेंस का फॉर्मूला पड़ा हुआ है कि अगर कोई मास किस तरीके से वेरी करता है कि जब कोई पार्टिकल जो वो मूव करेगा, so that is m is equal to m naught 1 minus of v square upon c square whole under root। ये हमारे पास जनरल एक्सप्रेशन है एक, ठीक है, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है कि स्पीड ऑफ लाइट के साथ या उसके कंपैरेबल स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करेगा तो उसके मास में कितनी वेरिएशंस आती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू को उठाते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो लैम्डा कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड, दैट इज h अपॉन कितना बन जाएगा, m की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास m naught into v अपॉन 1 minus of v square अपॉन c square होल अंडर रूट। तो ये सारा फैक्टर उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लैम्डा को कम्स आउट टू बी h 1 minus of v square upon c square under root upon m naught v। In that way we can calculate the wavelength of that particle which will move with the speed comparable to the speed of the light। तो this one is the expression for the de Broglie wavelength, ठीक है। जिस तरीके से इसने de Broglie wavelength को कैलकुलेट किया और अलग-अलग सिचुएशन में हम उसको रखते हैं तो कैसे हम उसको कैलकुलेट कर पाएंगे। क्लियर होगी बात सभी को ये? So this one is all about the de Broglie wavelength।